हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच सिविल सर्विसेज का जो सीरीज चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, तो उसका आज सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग 39 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इससे पहले पार्ट वन में आपका ये 38 क्वेश्चन का अच्छी तरह से डिस्कशन कराया गया है, जिसमें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार यानी 2025 के अनुसार ये करंट अफेयर को भी अपडेट किया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग किन किन टॉपिकों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, हम अभी संक्षेप में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के 60 से 62वीं जो पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था उसका आपका पीवाईक्यू है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कोई भी आपका सिविल सर्विसेज या फिर आपका बिहार एसएससी हो, दरोगा हो, ठीक है, या बिहार पुलिस हो, इसमें ये डिस्कशन देख लेंगे, बीपीएससी का पीवाईक्यू देख लेंगे तो आपको बिहार दरोगा में भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी जीएस पेपर को लेकर, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे चित्रकारों के बारे में कि मुगल दरबार में आपका चित्रकार का क्या अस्तित्व था, ठीक है, कौन से शासक चित्रकार को संरक्षण देता था, ठीक है, ये सब चर्चा करेंगे थोड़ा सा। फिर देखेंगे हम लोग डिटेल आप लोगों के बीच लाया हूँ किस तरह से संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आपका आईसीएस के बारे में चर्चा करेंगे, प्रथम आईसीएस कौन थे, ठीक है। अखिल भारतीय किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिए मैं पीडीएफ कितनी सजगता के साथ आप लोगों के बीच लाया हूँ। कर्नाट वंश क्या है ना, बख्तियार खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। आपका सभी इसमें करंट का जो सेक्शन है कम है, ज़्यादातर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपका यहाँ पर देखा गया। घास के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे, ये आपका मरुस्थल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, झील के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं आप लोगों के बीच इस लेक्चर का आगाज करता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ से गायब हो जाता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से आपका क्वेश्चन विजिबल हो सके, यानी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आइए क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। यानी कि मुगल साम्राज्य में आपका चित्रकारी का भी शुरुआत में आपका झलक देखने को मिलता है। हालांकि आप बात करेंगे मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक जो शक्तिशाली शासक था वो था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ये सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहे थे, ठीक है। ये सब चीज़ों से औरंगजेब बिल्कुल दूर रहा था, ठीक है। जिसके दरबार में ना चित्रकारी होगा, ना कोई संगीतकार होगा, कोई नहीं था। लेकिन शुरुआती दौर में अगर देखा जाए दोस्तों तो चित्रकारी के बारे में, चित्रकारी का नींव जो है आपका हुमायूं ही दे दिया था। चित्रकारी का ये नींव किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो हुमायूं के शासनकाल में। आपको पता होगा हुमायूं आपका बाबर का पुत्र था, ठीक है। बाबर आपका मुगल वंश का संस्थापक रहे थे और उन्हीं का पुत्र हुआ हुमायूं ही आपका चित्रकला का ये आपका नींव रखा था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे चित्रकारी के बारे में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे वो थे जहांगीर। चित्रकारी के बारे में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं वो कौन थे, जहांगीर थे। लेकिन ये जो दो व्यक्ति का नाम लिखा गया है दोस्तों, आपका दसावंत और बसावन, ये जो चित्रकार थे, ये जो दरबार में रहते थे, ये थे अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में। तो क्वेश्चन पूछेगा दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो अकबर के। अकबर जो है पूरे मुगल साम्राज्य में यानी मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो सबसे महान शासक थे। कौन, अकबर। कभी डिटेल हम लोग अकबर के बारे में चर्चा करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि चित्रकारी ये आपका दसवंत और बसावन के अलावे और कोई रहता था क्या, हाँ देखते हैं। तो आपने अभी यहाँ देखा
कि दसवंत और बसावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अकबर के राज दरबारी थे। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में दसवंत और बसावंत के अलावे भी महेश लाल मुकुंद, सावलदास, अब्दुल समद, तुलसी मनोहर, इनायत, धर्मदास, दौलत मिस्किना, ये सब थे कौन? चित्रकार थे। ठीक है, अकबर ने मुगल चित्रकारी को एक सुव्यवस्थित रूप दिया था, लेकिन मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ गया था। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल में पड़ा था। कथा अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। आपको पता होगा दोस्तों हुमायूं के बारे में आपको पता होगा, हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत किए थे। निर्वासित जीवन कहने का मतलब हुआ कि आपका हुमायूं जब शासक बना था 1500 आपका 26 में बाबर शासक बना था आपका पानीपत के युद्ध के समय। ठीक है, बाबर के बाद आपका 1530 ईस्वी में उनकी देहांत होने के बाद हुमायूं ने शासक बना था। ठीक है, हुमायूं शासक बना 1530 में शासक बना था। उसके बाद में क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, यहाँ पर शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं क्या हुआ था? पराजित हो गया था, जिसके कारण ये गद्दी छोड़ दिया था और शासक बन गए थे कौन? शेरशाह सूरी। उसी दौरान ये निर्वासित जीवन जीने लगे थे। उसी दौरान सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 फारसी यात्री को सेवाएं प्राप्त की थी। अकबर के काल में रजमनामा पांडुलिपि तैयार हुई, जिसमें दसवंत के बनाए गए चित्र उल्लेखनीय है। ठीक है, जबकि अकबर के बारे में देखा जाए दोस्तों तो अकबर का काल हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मुगल या मध्यकालीन इतिहास में हिंदी साहित्य के लिए स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना रहीम सतसई ने रचना की थी। किसका? हिंदी साहित्य के लिए। हिंदी के लिए बहुत सारा कार्य किया गया था। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों आपका 1857 के जो भारत में क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उससे पहले के होने वाले विद्रोह थे कौन? संथाल विद्रोह। कौन हुए थे दोस्तों? संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। संथाल परगना कहाँ है? बिहार के भागलपुर एरिया में आपका संथाल परगना के नाम से जाना जाता था उस समय 1855-56 में, यानी भागलपुर के आसपास के एरिया में। संथाल विद्रोह के आपका प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो प्रमुख व्यक्ति थे सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये 4 व्यक्ति थे। इनमें से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, आगे और चर्चा करते हैं इसके बारे में। संथाल विद्रोह का प्रारंभ 1855-56 में हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में आदिवासियों के विद्रोहों में संथालों का विद्रोह सबसे प्रभावी था। ठीक है, दमन एकोह के नाम से प्रसिद्ध भागलपुर से राजमहल तक भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था, यानी कि भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में है। ठीक है, और इसे दमन एकोह के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, 1793 ईस्वी में एक भूमि सुधार आपका व्यवस्था था जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त। क्या नाम था? अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, इसके तहत आदिवासियों से जमीन छीनने लगी थी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप आपका विद्रोह करना तय था आदिवासियों के द्वारा। 30 जून 1855 में भगनीडीह में आदिवासियों ने विदेशियों का राज्य समाप्त करने के लिए विद्रोह करने का निर्णय ले लिया, यानी 1855 में, क्योंकि उससे जमीन छीनी जा रही थी। विद्रोही आदिवासियों के 2 प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू, लेकिन इसके अलावे 2 और व्यक्ति थे जिसका नाम क्या है दोस्तों? चांद भैरव। चांद भैरव, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ये तीनों संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया है? ठीक है, देखिए सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं ये भारतीय सिविल सर्विस, यानी जिसको हम लोग अभी यूपीएससी, हमारे वर्तमान सरकार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए केंद्र लेवल में। ठीक है, तो
तो सिविल सर्विसेज के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो पहले सिविल सर्विसेज पास करने वाले व्यक्ति थे भारतीय व्यक्ति, उसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1864 ईस्वी में पहली बार ICS परीक्षा पास किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि ICS परीक्षा में पहली बार सफल होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कब किए थे? 1864 ईस्वी में। उसके बाद में एक अन्य व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था दोस्तों? एक अन्य व्यक्ति थे जिसका नाम क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये जो है पहली बार भारत में आपका ये जो भारतीय सिविल सर्विसेज है इसमें परीक्षा पास किए थे दोस्तों 1869 में। कब पास किए थे? 1869 में। ICS परीक्षा क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन उम्र का विवाद बताकर अंग्रेजों ने इसे उसमें शामिल नहीं होने दिया, यानी नियुक्ति नहीं होने दिया 1869 में। इस तरह से ये असफल रह गए। ठीक है, अंततः फिर 1871 ईस्वी में इन्होंने परीक्षा निकाला और उम्र का इस बार किसी प्रकार से नहीं छटे थे। ठीक है, ये था 1871 में। इस प्रकार अगर हम देखें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहली बार ICS बने कब? 1871 में। आंशिक रूप से सफलता मिली थी 1869 में, लेकिन उम्र विवाद के कारण इन्हें ये ज्वाइन नहीं करने दिया गया। 1871 में ये ज्वाइन किए। अंततः क्या हुआ था, कुछ न्याय से संबंधित आपका विवाद था जिससे अंग्रेज संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो 1874 ईस्वी में इसे क्या किया गया? पद से हटा दिया गया। तो क्वेश्चन यही है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 में। ठीक है, ये बने कब थे? 1871 में, लेकिन परीक्षा क्वालिफाई कब किए थे? 1869 में। इससे पहले 1864 में कौन बने थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल और चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, इसके बारे में बता दिए। बने थे 1871 में। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कब बने थे? 1864 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है ना। अरविंद घोष को कुशल घुड़सवार होने के कारण ICS से हटा दिया गया था। एक और भारतीय ICS बने थे जिसका नाम था अरविंद घोष। अरविंद घोष कुशल घुड़सवार थे, यानी कि ये लोग क्या करते थे कि आपके भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करते थे, यानी कि भारतीय राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते थे। इस इंटरेस्ट के कारण अंग्रेज को ये अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, जिसके कारण ये सबको ICS पद से हटा दिया जाता था। जैसे घुड़सवार जानते थे, जिसके कारण अरविंद घोष को हटा दिया गया। 1874 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति को समर्थन देने के कारण ICS से हटाया गया। ठीक है, और कुछ टिप्पणी भी कर दिया था नस्लीय रूप में से। ठीक है, 1874 में हटाया गया। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो दो व्यक्ति, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने। कब किए थे? 1876 में। यानी आप ध्यान रखेंगे, इसे हटाया गया 1874 में, और 2 साल के बाद एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम होगा इंडियन एसोसिएशन। कौन कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस। आइए अगला देखते हैं। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक दोस्तों सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है। सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि शासन को 2 व्यक्तियों में बांट कर चलाना। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो आपका विभाग था, यानी कहा जाए आपका इनकम से संबंधित जो विभाग था, यानी जिससे कि टैक्स प्राप्त होता था, वो अंग्रेज रखता था। ठीक है, और जितनी भी सेवाएं देने की बात आती थी तो वो सब भारतीयों को सौंप दिया जाता था, है ना। ये दो भागों में बांटकर शासन करना ही क्या कहलाता था? द्वैत शासन। इसकी शुरुआत किए थे सर लियोनस कार्टियस ने किया था। ठीक है, द्वैत शासन पहली बार जो है भारत में
लगा था राज्यों में 1919 में, प्रांत में जो द्वैध शासन लगा था, कब लगा था? 1919 में। इस द्वैध शासन को समाप्त किया गया राज्यों में 1935 में। क्वेश्चन पूछेगा राज्य या प्रांत में द्वैध शासन का समाप्त कब हुआ? 1935 में, और केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन दोस्तों 1936 में किया गया। कब किया गया? 1936 में। कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया है दोस्तों? लखनऊ में। ये करने वाले कौन थे? ये करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है, ये लखनऊ में हुआ 1936 में। यानी कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1936 में हुआ था। किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। आइए देखते हैं थोड़ा सा अखिल भारतीय किसान की स्थापना का क्या इतिहास रहा है। कहता किसान सभा आंदोलन भारत में किसानों के अधिकारों के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का एक समूह था, जिसकी शुरुआत बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन के साथ की। देखिए यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1929 में। किसने किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, जिसने जमींदारों के शोषण और भारी लगान के खिलाफ किसानों को एकजुट किया, और अंततः यही प्रांतीय किसान सभा से 1936 में क्या हुआ? लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की आवाज बनी और कृषि सुधारों की नींव रखी गई। यहाँ से क्वेश्चन क्या बना दोस्तों? क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। कब किया? 1936 में। यानी इसके अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद। सचिव की बात करें, सचिव बनने वाले थे एनजी रंगा। कौन है दोस्तों? एनजी रंगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन वायसराय से संबंधित है दोस्तों। क्या कहता है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? यानी कि अंग्रेज के द्वारा क्या किया जाता था? शासन करने के दौरान कुछ समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए उपाधियां दिया करता था, जैसे राय बहादुर और खान बहादुर। राय बहादुर जो देते थे ये हिंदू और ईसाई को दिया करता था। किसको देता था? हिंदू और ईसाई को देता था। ठीक है, क्या चीज? राय बहादुर। और खान बहादुर आपका मुस्लिम कम्युनिटी को देता था। ठीक है, मुस्लिम लोगों को खान बहादुर और हिंदू और ईसाई को राय बहादुर। ये जो देने का शुरुआत किया दोस्तों, ये देने की शुरुआत करने वाले थे लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन बहुत ही भारत के लिए आपका कहा जाए तो खराब गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसका शासनकाल है दोस्तों, इसकी शासनकाल है 1876 से 80। लॉर्ड लिटन बहुत विवादास्पद गवर्नर जनरल या वायसराय में से एक जाना जाता है। ठीक है, तो राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां ब्रिटिश भारत के दौरान लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लिटन का शासनकाल 1876 से 80। इसी के दौरान दोस्तों आपको पता होगा कि 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जिसके तहत कहा गया था कि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस वाले प्रादेशिक भाषा में यानी कि क्षेत्रीय भाषा में आपका कोई भी न्यूज नहीं छापेगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि इन्होंने एक और काम किए थे कि सिविल सर्विसेज का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था, यानी अधिकतम उम्र 19 वर्ष कर दिया था। बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति में से एक थे। कौन? लॉर्ड लिटन। ठीक है, कहता था शासनकाल में शुरुआत, जो वफादार सेवा और जन कल्याण के कार्यों के लिए हिंदुओं को राय बहादुर और मुसलमानों को खान बहादुर की उपाधि दी जाती थी, और इन उपाधियों के समकक्ष सिख समुदाय के लिए सरदार बहादुर की उपाधि भी दी थी, जिसे ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रदान किया जाता था। आइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन में है डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड इरविन। कहीं नहीं है,
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लॉर्ड लिप्टन है, एक है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है भारत के उद्धारकर्ता के नाम से जाना जाता है, रिपन। कभी आगे रिपन के बारे में चर्चा करेंगे। अगला है दोस्तों, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यादेव। ये मुख्य रूप से बिहार के आपका थोड़ा सा डायनेस्टी यानी कि वंश है। ठीक है, देखते हैं हम लोग आपका कर्नाट वंश के बारे में। कर्नाट वंश के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो इसके संस्थापक थे नान्यदेव, या तो आपका नान्यदेव है। 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है ये? भारत में। भारत के किस क्षेत्र में? बिहार के मिथिला के क्षेत्र में, मिथिला या तिरहुत क्षेत्र में, और नेपाल के एरिया में आपका कर्नाट वंश था, जिसकी राजधानी थे सिमरावगढ़, या सिमरावगढ़ भी कहते हैं, है ना। सिमरावगढ़ जो नेपाल के पास है, बाद में दरभंगा में चला गया था। स्वर्ण युग क्या है? इस काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मिथिला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो कर्नाट वंश के काल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैथिली साहित्य जैसे वर्ण रत्नाकर और कला का विकास हुआ था। मैथिली साहित्य का बहुत ज्यादा विकास हुआ था कर्नाट वंश में। ठीक है, इसके वंशज की बात करें तो कहता नान्यदेव को चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 की मदद से स्थापित माना जाता है। प्रमुख शासक कौन कौन थे? नान्यदेव, गंगदेव, नरसिंहदेव, राम सिंह देव और हरि सिंह देव। हरि सिंह देव ही आपका इसका अंतिम शासक हुए। संस्थापक नान्यदेव और अंतिम हरि सिंह देव। इसका पतन कैसे हुआ? इसका पतन की बात करें अगर हम, इसकी पतन के कारण है दिल्ली सल्तनत के एक शासक जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने 1324 ईस्वी में आक्रमण कर अंतिम शासक हरि सिंह देव को पराजित किया और ये बेचारा नेपाल भाग गया, है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कर्नाट वंश का समापन किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासक थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इन्होंने 1324 में आक्रमण कर दिया और बेचारा हरि सिंह देव जो अंतिम शासक था, ये नेपाल भाग गया। अन्य नाम देववंश, सिमरा वंश, ये सब है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नान्यदेव, हरि सिंह देव अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का प्रमुख मुस्लिम विजेता कौन था? देखिए, अगर हम ये मेडिएवल हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो आपका बिहार में मुस्लिम विजेता की शुरुआत हुआ था, प्रथम बार मुस्लिम विजेता जो आक्रमण किया था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी की बात करें दोस्तों, तो ये आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम था, सेनापति था। मोहम्मद गौरी का क्या था? सेनापति था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? तो वो थे आपका ये बख्तियार खिलजी। कौन थे? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक विस्तारक थे, खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये अधीन थे। कौन? आपका बख्तियार खिलजी। विजय क्या क्या किया? कहता उन्होंने बिहार और नदिया मतलब बंगाल का नदिया एक जिला है, वहां पर कब्जा किया, जिससे बंगाल में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। जिस समय की बात हो रही है दोस्तों, उस समय आपका बंगाल और बिहार दोनों एक ही था। ठीक है, अगला देखते हैं। नालंदा का विनाशक भी था। कौन? बख्तियार खिलजी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख बौद्ध मठों पर हमला किया और उन्हें ध्वस्त कर किया, जिससे उत्तर भारत के बौद्ध भिक्षु केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा केंद्र था, है ना, जो अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर आपका राजगीर में स्थित है, नालंदा राज्य में, नालंदा जिला के आपका राजगीर में। तिब्बत अभियान भी किया था ये। कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। ठीक है, तिब्बत अभियान, जब इन्होंने बिहार और बंगाल के कुछ एरिया को जीता तो इसकी महत्वाकांक्षी बढ़ने लगा। महत्वाकांक्षाओं में तिब्बत पर विजय पाना भी शामिल था, यानी कि अब ये सोचा कि तिब्बत की बात करें दोस्तों, अगर हम देखें छोटा सा, ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर में इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ठीक है, और ये आपका चीन है। चीन के नीचे यहाँ पर तिब्बत है। तिब्बत पर वर्तमान में जो कब्जा है चीन के द्वारा किया गया है। ठीक है,
तो ये जो है आपका बिहार से होते हुए तिब्बत की ओर भी ये चलना शुरू किया था। कौन? बख्तियार खिलजी। लेकिन यह अभियान विफल हो गया और उन्हें बंगाल लौटना पड़ा, और शायद बंगाल से लौटने के दौरान ही उनकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गया, यानी कि हत्या कर दिया गया उसी के सेना के द्वारा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि तिब्बत से लौटने के बाद 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई और उनके बाद मोहम्मद सिरान खिलजी ने शासन संभाला। विरासत क्या था? उनके शासनकाल को बंगाल में बौद्ध धर्म के पतन और मुस्लिम शासन की स्थापना के लिए जाना जाता है। उनके अभियानों ने इस क्षेत्र के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर दिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। और जो ऑप्शन है उसके बारे में आगे आपका क्वेश्चन आते जाएगा, मैं डिस्कशन करते जाऊंगा। अगला है दोस्तों कि आपका राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर है। कौन है? चंदेश्वर। चंदेश्वर मिथिला राजा के मंत्री पद पर था। मिथिला राजा के मंत्री पद पर था। ठीक है, इसका आंसर याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश का लेखक आपका मौलिक कवि है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि हैं। विद्यापति के बारे में कहें तो विद्यापति को कहा जाता है आपका मैथिली के सबसे महान कवि, अर्थात इसे मैथिली कोकिल के नाम से जानते हैं। मैथिली कोकिल। क्वेश्चन पूछेगा कि मैथिली कोकिल किसे कहते हैं, तो विद्यापति को कहते हैं। ठीक है, स्वर कोकिला तब हो जाएगा आपका क्या नाम है जी, स्वर कोकिला आपका हो जाएगा लता मंगेशकर को, और भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, और मैथिली कोकिल विद्यापति। अगला है दोस्तों कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? यानी नालंदा बिहार क्या है? बिहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का मठ, है ना। इसको विध्वंस यानी कि नाश करने वाले कौन थे? अभी तुरंत तो बताए थे, बख्तियार खिलजी थे। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन था? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ये बंगाल और बिहार पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका बिहार क्या है, महाबिहार क्या है? महाबिहार का अर्थ है बौद्ध भिक्षुओं के रहने और अध्ययन करने वाला एक बड़ा स्थान होता है। नालंदा इसी का एक प्राचीन और विशाल रूप था। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने, जबकि इसको नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने। यह गुप्त साम्राज्य एवं सम्राट हर्षवर्धन के संरक्षण में फला फूला था। ठीक है, शिक्षा का केंद्र, यह भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, जो बौद्ध धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा जैसे कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसके संरचना स्तूप, मंदिर, विहार, आवासीय भवन, महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल है, जो 800 वर्षों तक ज्ञान के संगठित हस्तांतरण का साक्ष्य रहा है। पतन के बारे में आपको बता ही दिए थे। 12वीं शताब्दी के अंत में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे तहस नहस कर दिया, इनके पुस्तकालयों को आग लगा दिया, और कहा जाता है महीनों तक इसमें धुआं निकलते रहा था। ठीक है, आज की स्थिति पुरातात्विक अवशेष आज भी बिहार में मौजूद है और यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया है। अगला है दोस्तों, कर्नाट वंश का अंतिम शासक। आपको अभी तुरंत बताए थे कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? नान्यदेव थे। 1097 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, जबकि इसकी अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? तो अंतिम शासक थे हरि सिंह। अंतिम शासक कौन है? हरि सिंह। ठीक है, अब कर्नाट वंश का शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, आपको बताए थे। ठीक है, क्योंकि कई कला विकास इसमें किया गया था। मिथिला का स्वर्णकाल किस वंश को कहा जाता है? तो कर्नाट वंश का। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न थी? कुलगार्डी एक खान है दोस्तों। कुलगार्डी एक क्या है? खान है। कुलगार्डी की खान है।
जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। कोलगार्डे की खान कहाँ है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है। और ये सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। सोना खनन के लिए कोलगार्डे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कोलगार्डे सोना का खान कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कालगोडी सोना के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में रैंड एक जगह है जो सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें सोना उत्पादन में दोस्तों, सोना उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान रूस का है। अब कहेंगे सर इंडिया का क्या हाल है? तो इंडिया का स्थान बहुत नीचे है, लेकिन आयातक की दृष्टि से यानी कि मंगाने की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो मंगाता है दोस्तों, उसमें प्रथम स्थान कौन सा है? इंडिया का है। ठीक है, यहाँ उत्पादन नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम भंडारण की बात करें, भारत के भीतर सोने का भंडारण की बात करें, तो बिहार में सबसे ज्यादा भंडारण देखा गया है। बिहार में भी कौन जिला में? जमुई जिला में भी ये आपका सबसे ज्यादा भंडार देखा गया है। देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार लगभग 44% है। हालांकि वाणिज्यिक खनन अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, राजस्थान बांसवाड़ा दूसरा सबसे बड़ा भंडार है जो कि 25%। सबसे ज्यादा भंडार जमुई बिहार। कर्नाटक में एक खान है दोस्तों हट्टी की खान, जो तीसरा सबसे बड़ा भंडार और दशकों से प्रमुख उत्पादक भी, यानी कि थोड़ा मोड़ा अगर उत्पादन भी होती है तो हट्टी की खान से। हट्टी की खान कहाँ है? कर्नाटक में। इसके अलावा थोड़ा मोड़ा सोना देखा जाता है आपका आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ये सब है। ठीक है, आगे देखते हैं। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व दोस्तों एक आपका वायु प्रदूषक है। कणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक पदार्थ है। वायु प्रदूषक पदार्थ है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जो दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में, उसे पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पंपास कहा जाता है। प्रेरी कहाँ है? वेल्ड कहाँ है? स्टेपी कहाँ है? ये सब के बारे में भी हम अभी मैप के माध्यम से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए विश्व के घास का मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। घास का मैदान कहाँ कहाँ है? ये विश्व का मानचित्र है। ठीक है, अगर हम पहले पूछें क्या था क्वेश्चन आपका? प्रेरीज, पंपास कहाँ है? ठीक है, पंपास की अगर बात करें तो ये अर्जेंटीना में है। ये देखिए दक्षिण अमेरिका का ये महादेश है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये ये आपका एशिया है, यहाँ पर यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर आपका अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में कोई भी घास का मैदान नहीं है। अगर हम बात करें दोस्तों सीरियली एक एक करके अगर हम बात करें तो जो प्रेरीज है ये उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान आपका प्रेरीज है। कंपास की बात करें या कंपोज की बात करें तो ये ब्राजील में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, पंपास आपका दक्षिणी अमेरिका का घास का मैदान है और ये अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। लानोज कहाँ है? ये भी दक्षिणी अमेरिका के आपका वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में। हंगरी यहाँ पर है जो कि यूरोपियन कंट्री है दोस्तों। ये हंगरी में पुस्टाज घास का मैदान है। हंगरी में कौन सा है? पुस्टाज है। जबकि अगर हम बात करें मंचूरिया, ये चीन में है। मंचूरिया कहाँ है? चीन में है। और हम अगर बात करें सवाना, ये अफ्रीका का घास का मैदान है, बहुत बड़ा घास का मैदान है। ठीक है, अफ्रीका का सवाना, दक्षिण अफ्रीका का सवाना। सवाना और वेल्ड दोनों कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। सवाना और वेल्ड दोनों कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में है या दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, हम अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में दो घास का मैदान है, एक है डाउन्स और एक है कैंटरबरी। ऑस्ट्रेलिया महादेश में दो घास का मैदान है, डाउन्स और कैंटरबरी। कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लेकिन आप देश याद रख सकते हैं कि कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? डाउन्स कहाँ है? आपका ऑस्ट्रेलिया। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं डाउन्स को, अगर आप इतना में देख पा रहे होंगे इस टोटल में सबसे डाउन्स में ऑस्ट्रेलिया है। तो डाउन्स आप ध्यान रखें, डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। मंचूरिया कहाँ है? चीन में। स्टेपी कहाँ है? ये यूरोप और एशिया के बीच में है, जिसे यूरेशिया भी कह देते हैं। ठीक है,
यानी स्टेपी आपका यूरेशिया में पाया जाता है। स्टेपी कैसे याद रखेंगे, ये यूरोप और एशिया दोनों के मध्य यानी कि टेप का काम करता है, तो आप याद रखेंगे स्टेपी। ठीक है, स्टेपी यूरेशिया में पाया जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, बारीकी से आप देख सकते हैं। मैदान और देश का नाम एग्जैक्ट किया गया है। अगर हम देखें, सवाना कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। कंपोज कहाँ है, ब्राजील में। लानोस वेनेजुएला में। कैंटरबरी न्यूजीलैंड। मंचूरियन चीन में। ठीक है, मंचूरियन खाते हैं ना, मंचूरिया आप ध्यान रखें। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया। पुस्टाज हंगरी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान आपका हो जाएगा पंपास। प्रेरी कहाँ है, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में है। पंपास आपका साउथ अमेरिका में है। ठीक है, अर्जेंटीना में खास करके। वेल्ड कहाँ है, तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेपी कहाँ, यूरेशिया में है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दोस्तों आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। आइए चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख मरुस्थल के बारे में। ठीक है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। विश्व के प्रमुख मरुस्थल में अगर देखें दोस्तों, एक मरुस्थल है अरेबियन मरुस्थल। कौन है, नाम में ही है अरेबियन मरुस्थल, ये अरब में है। कहाँ है, अरबियन मरुस्थल, माफ करेंगे, अरेबियन मरुस्थल आपका अफ्रीका में है। कहाँ कहाँ, 10 देश में ही फैला हुआ है, ये नहीं पूछेगा, बस आप याद रखेंगे अरेबियन मरुस्थल कहाँ है, तो अरब नहीं मार दीजिएगा, सऊदी अरब। ठीक है, ये अफ्रीकी देश में है। माली है, मोरक्को है, मोरिटानिया है, ठीक है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, नाइजर है, चाड है, सूडान है और मिस्र है। ठीक है, ये अरेबियन है। अगर हम देखें दोस्तों अगला, ये अरेबियन मरुस्थल हो गया। अगर हम अगला देखें दोस्तों तो सोनोरन क्या है, अमेरिका और मेक्सिको में। सहारा मरुस्थल मोस्ट इंपोर्टेंट, ये है सहारा। ये क्या है, सहारा। ये क्या है, सहारा। सहारा मरुस्थल कहाँ है, ये भी अफ्रीकी मरुस्थल है। ठीक है, अगला देखें दोस्तों नामीब मरुस्थल, नामीबिया में है। ग्रेट सिंटी, ग्रेट बैक्टीरियन और गिब्सन, ये सब कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ये सब कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, अगला देखते हैं कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका में। बोत्सवाना और नामीबिया में है। ठीक है, अटाकामी चिली में है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ शीत मरुस्थल। जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है शीत है, और जो आपका ब्लैक कलर से लिखा हुआ है आपका शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल दो तरह के होते हैं, एक शीत मरुस्थल, एक शुष्क मरुस्थल। अब हम लोग शीत मरुस्थल को अगर देखें दोस्तों, तो शीत मरुस्थल में ग्रेट बेसिन शीत मरुस्थल जो अमेरिका में है। काराकुम शीत मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है ना। कलिकुम शीत मरुस्थल उज्बेकिस्तान में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। ठीक है, टकला मकान ये भी चीन में है। थार भारत में है, जो कि कैसा है आपका, ये है शुष्क वाला है। थार जो कि भारत का मरुस्थल है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, जो भाग आपका मरुस्थल का जो भाग पाकिस्तान में फैला उसे चोलिस्तान के नाम से जानते हैं, जबकि लद्दाख शीत मरुस्थल है जो कि भारत में है। ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल ये आपका शीत मरुस्थल है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। पहले हम लोग शुष्क मरुस्थल को अगर देखें दोस्तों, तो एक है अरेबियन मरुस्थल, सोनोरन, सहारा, अटाकामा, नामीब, कालाहारी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरियन और ग्रेट सिंडी, थार। ये कौन सा मरुस्थल हो गया, शुष्क मरुस्थल। अगर हम बात करें दोस्तों अब शीत मरुस्थल में ग्रेट बेसिन है, काराकुर्म है, काजिल कुल्म है, गोबी मरुस्थल है जो कि इंडोनेशिया, मंगोलिया और चीन में है। तकला मकान चीन में है। आपका लद्दाख शीत मरुस्थल और पेंटागोनिया। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको विश्व के मरुस्थल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। औसत लवणता किसमें सर्वाधिक है, यानी कि लवणता की मात्रा किस सागर में अधिक है। इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर में सागरीय लवणता अधिक है।
यहाँ पर देखते हैं डिस्कशन के माध्यम से कि विश्व की सबसे अधिक लवणता वाला झील मृत सागर है, जिसकी लवणता 33.5% है। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार तुर्की की वान झील भी उच्चतम लवणता वाली झीलों में से एक है, जिसकी लवणता 330 प्रति हजार है। यह एक सोडा झील है, लेकिन यहाँ पर मृत सागर आप ध्यान में रखेंगे। मृत सागर कहाँ है? यह इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक खारे पानी की झील है। इसकी लवणता बहुत अधिक है, जो समुद्री जल से 10 गुना अधिक है। इसकी लवणता को एक कठोर वातावरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें पौधे और जानवर पनप नहीं पाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है? मृत सागर किया गया है। ठीक है, सबसे अधिक लवणता वाला सागर मृत सागर है। वान झील, मां झील के बारे में बता दिए, तुर्की में स्थित है। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर देखिए। तो देखिए कहाँ कहाँ कौन सा स्थान है, कहाँ कहाँ कौन सा स्थान है। अगर हम बात करें दोस्तों बंगलोर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंगलोर आपका वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। बंगलोर किसके लिए प्रसिद्ध है? वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा की बात करें तो कोरबा आपका एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झारखंड में स्थित है, ये तो आपको पता है। कर्नाटक आपका बेंगलुरु में है। मलाजखंड क्या है? मलाजखंड कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो एगो बच रहा होगा जो कि तांबा है। मलाजखंड किसके लिए? तांबा के लिए। हालांकि तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है, माफ करेंगे दोस्तों, आपका क्या क्या बता दिए। देखिए बंगलुरु वायुयान के लिए, बंगलुरु वायुयान के लिए। कोरबा किस में है? एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर लोहा के लिए, मलाजखंड तांबा के लिए। ठीक है, जगह की बात करें तो बंगलुरु आपका कर्नाटक में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में, जमशेदपुर झारखंड में, मलाजखंड कहाँ है? तो मलाजखंड आपका शायद छत्तीसगढ़ में है। मलाजखंड कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, सॉरी मलाजखंड मध्य प्रदेश में है, यहाँ लिखा हुआ है। मलाजखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मलाजखंड जिसमें एमसीपी मलाजखंड कहा जाता है, मध्य प्रदेश के मलाजखंड जिले के बालाघाट कस्बे के पास खुली खदान वाले तांबा खनन स्थल है। बस ये याद रखें। यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी क्षार धातु का खान है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस पहाड़ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? देखिए पहाड़ों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलता है, किस पहाड़ी पर। आइए फिगर के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारा इंडिया है दोस्तों। हम जिस क्वेश्चन जो है वहाँ पर हम जाते हैं। ये अगर हम देखें तो ये आपका ये वाला जो है ये वेस्टर्न घाट है, यानी पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट पहाड़ है। ये जो आपका सतत रूप से नहीं है, ये टूटा फूटा है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, यानी कि ये आपका पूर्वी घाट है। ये कौन सा घाट है दोस्तों? ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। ये दोनों का अगर हम मिलन बिंदु की बात करें दोस्तों, तो ये दोनों का मिलन बिंदु ये नीलगिरी पर्वत के पास है। कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ी के पास है। तो क्वेश्चन यही है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु किस पहाड़ी के पास है? तो नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है दोस्तों? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा है। ठीक है, और उसके बाद नीलगिरी के बाद में एक हिल है, एक पहाड़ी है कार्डेमम की पहाड़ी, जो कि काजू के लिए प्रसिद्ध है। कार्डेमम की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये काजू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इलायची के लिए, माफ करेंगे, कार्डेमम की पहाड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर और हम भारत की बात करें, भारत में पहाड़, तो ये आपका सबसे विशाल पर्वत है आपका हिमालय। ठीक है, ये आपका अरावली है, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर का पठार, कच्छ का खाड़ी। ठीक है, थार मरुस्थल, आगे ये सब के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नीलगिरी पहाड़ के पास ये दोनों का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग, तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध कहाँ है दोस्तों? खेतड़ी की खान। कहाँ है? खेतड़ी की खान। ये कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में। खेतड़ी की खान कहाँ है? तो राजस्थान में है।
कहाँ है? राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये महान राजमार्गों को जोड़ने वाला है। किसको जोड़ने वाला है? राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाला परियोजना है। किन किन को जोड़ा गया है दोस्तों? इसमें 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ा गया है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने की परियोजना है। इसकी कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो कुल लंबाई आपका 5846 किलोमीटर है। 5846 किलोमीटर है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविडियन प्रजाति जो दोस्तों सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो द्रविडियन प्रजाति कहाँ का है? ये दक्षिण भारत का है। कहाँ का है? दक्षिण भारत का। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो बेलाडीला दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला आपका प्रसिद्ध है आपका लौह अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बेलाडीला। अब बेलाडीला है कहाँ? तो बेलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोहा का जो है कई अयस्क हैं। मैग्नेटाइट भी है, सीडेराइट भी है, लिमोनाइट भी है, हेमेटाइट भी है, सब लोहा का अयस्क है। किसके लिए ये प्रसिद्ध है मुख्य रूप से? तो ये जो प्रसिद्ध है दोस्तों ये हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हेमेटाइट लोहा निकलता है कहाँ से? बेलाडीला की खान से। बेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा एक जिला है, वहीं का है। ठीक है, तो देखते हैं लौह अयस्क के बारे में थोड़ा सा। लौह का अयस्क कथा यह खनन पदार्थ है जिसे धात्विक लोहा निकाला जाता है। और इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन है? हेमेटाइट जिसका सूत्र होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O3, Fe3O4, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब आपका लोहा का अयस्क है, जिनमें से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है और स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, और हेमेटाइट कहाँ से निकलता है? तो आपका बेलाडीला से निकलता है। कहाँ से निकलता है? बेलाडीला से निकलता है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आइए हेमेटाइट के बारे में देखते हैं। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 सबसे ज्यादा खनन किया जाने वाला है और बेलाडीला में निकलता है। लोहा का प्रमुख स्रोत है जिसका रंग सबसे गहरे लाल से लेकर जंग लगने लगे लाल तक होता है। मैग्नेटाइट Fe3O4 सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा लोहा मैग्नेटाइट से निकलता है। ठीक है, और यह चुंबकीय होता है। सीडेराइट यह भी महत्वपूर्ण अयस्क है। लिमोनाइट हाइड्रोजन आयरन थर्ड ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेमेटाइट। अगला है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो क्या है? जम्मू कश्मीर है। केसर के उत्पादन करने वाला मात्र एक राज्य, अब राज्य नहीं रहा, अब ये यूनियन टेरिटरी हो गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है केसर। ठीक है, ये सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा मसाला है, सबसे ज्यादा महंगा मसाला है, इसीलिए इसे रेड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा रेड गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आपको केसर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केसर को कहा जाता है। केसर का रंग दोस्तों लाल होता है, इसीलिए इसे रेड गोल्ड यानी कि लाल सोना कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा मसाला है। ठीक है, केसर एक सुगंधित पदार्थ होता है दोस्तों जो केसर के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। किससे होता है? वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। अब पुष्प के बारे में पढ़ेंगे तब आपको वर्तिकाग्र क्या होता है इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, यानी स्टिग्मा, स्टाइल, ये सब क्या होता है आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, केसर उत्पादन में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान आपका ईरान का है। अगला, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है?
तो गंगा नदी बनाती है दोस्तों देवप्रयाग में जाकर। ठीक है, कभी ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, कभी और आपका PYQ में आएगा आपका पंचप्रयाग के बारे में, तो वहाँ पर बताएंगे पंचप्रयाग का किस ढंग से आपका बनता है। अभी आप इतना जानेंगे कि गंगा जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से बनता है, और ये कहाँ से शुरू होती है, देवप्रयाग से। देवप्रयाग आपका उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार राज्य की मैप की बात करें तो उत्तर पश्चिम, आपको पता होगा दिशा के ज्ञान आपको होगा कि ये जो है दिशा में क्या क्या होता है। ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर हम बात करें क्या क्वेश्चन में है, क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, कहता उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो आपको बताए थे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो उत्तर है ये, पश्चिम है ये, यानी कि इस दिशा में कौन सी भू आकृति है। आप खुद देख लीजिए, ये आपका बिहार है। उत्तर पश्चिम में कौन सा है, पश्चिमी चंपारण में एक पहाड़ी सोमेश्वर श्रेणी। कौन है, सोमेश्वर श्रेणी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगी, यानी सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगी। ये जो है आपका किसका विस्तार है, तो आप पढ़ेंगे हिमालय में। हिमालय में एक श्रृंखला है शिवालिक श्रृंखला, शिवालिक पर्वत श्रेणी, उसी का हिस्सा है सोमेश्वर पहाड़ी। इसके अलावा और देखा जाए तो हरहरा नदी घाटी है, रामगढ़ की दून श्रेणी है, कैमूर में मुंडेश्वरी नामक पर्वत है, रोहतास में रोहतासगढ़ का पर्वत है, करमच पर्वत है, शेरगढ़ का पर्वत है। ठीक है, मुंगेर में अगर बात करें दोस्तों, मुंगेर में आपका खड़गपुर की पहाड़ी है, जम्मू में गिद्धेश्वर की पहाड़ी है, औरंगाबाद में उंगा पहाड़ है। इसलिए इसका उत्तर पश्चिमी की बात किया था, तो उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी हो जाएगी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, महानदी। क्या नाम है, महानदी। राधे राधे। तो महानदी का, माफ करेंगे, महानदी का ये सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं है इसमें। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए तेल नदी भारत की प्रमुख नदी महानदी की एक महत्वपूर्ण और बड़ी सहायक नदी है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर सोनपुर के पास महानदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो बिहार में सिंचाई होती है त्रिवेणी नहर से। कहाँ से होती है दोस्तों, त्रिवेणी नहर से होती है, जो चंपारण जिले में स्थित है। ये गंडक नदी पर बना हुआ नहर है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। ये मोकामा में है। बिहार के कौन सा राज्य में है, बिहार के कौन से जिला में, पटना में है। ये भारत में कहाँ है वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो बिहार में। बिहार में भी कहाँ, पटना में। पटना में भी कहाँ, मोकामा में। इसके दो अन्य शाखाएं हैं आपके, मुजफ्फरपुर और मोकामा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। तो इसका जो जोड़ने वाला है छपरा और गोपालगंज को, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-31 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जबकि NH-133 भी सबसे छोटी राष्ट्रीय मार्ग है, यानी कि बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग NH-31। ठीक है, और रोज राष्ट्रीय राजमार्ग उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अगर देखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा। मधेपुरा में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है दोस्तों, ये 25.1% है। ठीक है, 25.1% है। आगे देखिए, कुछ जनगणना से जुड़े हुए आंकड़ा दिया गया है। बिहार की जनगणना 2001 से 11 के दौरान दशक की वृद्धि 25.42 है।
यानी बिहार का दशकीय वृद्धि 25.42 है, जबकि बिहार की में जिला का दशकीय वृद्धि सबसे अधिक है 25.1, जो मधेपुरा का है। ठीक है, भारत की दशकीय वृद्धि की बात करें अगर तो 17.7% है। ये आपका तुलनात्मक अध्ययन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का लिंगानुपात करें तो 918, भारत का 943। बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के बीच देखा जाता है तो बाल लिंगानुपात 935 है बिहार का, जबकि हम भारत की बात करें तो भारत की बाल लिंगानुपात 919 है। बिहार का घनत्व है 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो 1106 किलोमीटर प्रति स्क्वायर, कहीं पर शायद ये जो सबसे ज़्यादा घनत्व है बिहार का, जबकि भारत का घनत्व 382 किलोमीटर प्रति व्यक्ति स्क्वायर है। ठीक है, अगला है कि 0 से 14 आयु समूह का जनसंख्या प्रतिशत, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका साक्षरता वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। साक्षरता दर बिहार का 61.8%, जबकि भारत का 73%। पुरुष वाला 71 और बिहार में 71 और भारत में 80। ठीक, महिला साक्षरता 51 बिहार में, जबकि भारत में 64% है। और आंकड़ा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो रेशम के लिए आपका भागलपुर शहर जो बिहार में स्थित है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेशम जो है, रेशम के 4 किस्म होते हैं दोस्तों, जिसमें से एक मलबरी है। ठीक है, अगर हम देखें, एक है मलबरी, तसर, ईरी और मूंगा, ये 4 किस्म होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों, लेखा अनुदान बना है। यानी लेखा अनुदान क्यों बना है? तो लेखा अनुदान बनने का कारण है दोस्तों कि जब बजट पारित होती है और बजट पारित होने लंबित होने के कारण निधि आवंटन, नहीं बजट किसी कारण से देर हो गया तो उसके लिए लेखा अनुदान बिल पास करना होता है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको पता होगा भारतीय संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, बन के रेडी हो गई थी। यहाँ इस समय नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद को लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जबकि अगर हम गणतंत्र दिवस की बात करें तो 26 आपका जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त, जान रहे हैं। अगला, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह है अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं। यह अनुच्छेद किसमें है? 76 में स्थित है। अनुच्छेद किसमें है दोस्तों? 76 में स्थित है। 76 के 1 में भाग 5 में। ठीक है, ये क्या है कि संसद में सबसे पहले दोस्तों कि संसद की जब कार्यवाही चल रहा होता है तो उस समय केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों के सदस्य कोई संसद सदस्य नहीं भी हैं। ठीक है, किसी भी आधिकारिक सदस्य नहीं है, ये है अटॉर्नी जनरल, फिर भी ये भाग ले सकता है। ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। आगे देख लेते हैं। इसमें भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। यह भाग 5 के अनुच्छेद 71 के क के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल के पद की नियुक्ति किया जाता है ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये होता है। ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। क्वेश्चन पूछेगा भारत के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी कौन होते हैं? तो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होते हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत संसद में भाग ले सकता है? अनुच्छेद 88 के तहत। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल संघीय मंत्री को संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी को संसद के सदनों में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल अभी दूसरा है, आप आगे देख लेंगे, अपडेट नहीं कर पाए हम। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये एक नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ है? आगे आपको लिस्ट दिखाएंगे, वहां पर बताएंगे। समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 में है।
ये दोनों अगर हम बात करें, ये आपका नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका ये दोनों नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब कौन कौन नहीं है देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व को देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व को 3 सिद्धांतों पर बांटा गया है, गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और एक है उदारवादी सिद्धांत। कौन है? उदारवादी सिद्धांत। अगर हम बात करें दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को, ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग कितना है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच स्थित है। ये न्यायालय में आप न्यायोचित नहीं है, यानी कि न्यायालय में आप जाकर इसके लिए अधिकार नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन आता है? अनुच्छेद गांधी जी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर के विचार, ये 3-5 अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी सिद्धांत। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना 43 है। SC/ST के दुर्बल वर्ग का हित संरक्षण करना ये 46 है। नशाबंदी और जन स्वास्थ्य के लिए यानी पोषाहार 47 है। गौ हत्या पर प्रतिबंध जो लगता है 48 के तहत लगता है, ठीक है। ये सब जो है गांधीवादी का सपना था, गांधी जी का सपना था। अगला अगर देखें समाजवादी सिद्धांत क्या है, तो समाजवादी सिद्धांत में क्या, सामाजिक और आर्थिक न्यायों पर ये आधारित है। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होनी चाहिए। 39 में कहता है संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, ठीक है। 39A में कहता है निःशुल्क विधिक सहायता मिलना चाहिए, यानी कि कानूनी सहायता फ्री में होनी चाहिए। लेकिन ये सब होता नहीं है, सब नहीं होता है, कुछ कुछ लागू किया गया है। 41 में कहता है काम, शिक्षा और बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। अब 42 में कहता है श्रमिकों के लिए उचित परिस्थितियां और मातृत्व लाभ होना चाहिए, ठीक है। 43A में है उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। 47 में है जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य आपको गांधीवादी में भी शामिल थे। उदारवादी सिद्धांत में देखा जाए तो लिबरल, आधुनिकी, प्रगतिशील विचार है। 44 में समान नागरिक संहिता है, यानी कि इसमें सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था किया जाए। 45 में बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है। 48A में है पर्यावरण एवं वन संरक्षण। 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अलग अलग होना चाहिए। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं भाईचारा बनाए रखना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को अगर देखें तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। कौन कौन प्राप्त है दोस्तों? 15, 16, 19, 29 और 30 आपके भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन? 15, 16, 19, 29 और 30, यानी 5 अनुच्छेद केवल भारतीयों को मिला है। इसके अलावे जो है वो भारतीय एवं आपका गैर भारतीय सभी को दिया गया है। इसलिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर आपके बीच अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 में है। कानून के समक्ष समानता ये आर्टिकल 14 में है। अल्पसंख्यक का अधिकार 29 में है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण ये 21 में है। तो आप खुद देख लीजिए कि कौन कौन आपका गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो हम आपको बताए थे कि नागरिकों को कौन कौन प्राप्त है, तो 15, 16, 19, 29, 30। इसमें 15 ये आपका 19 है और 29 है, ये भारतीयों को प्राप्त होगा, केवल भारतीयों को। तो किस में है ये? 19 में आपका ये है और 29 ये है, यानी 1 और 3 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आंसर है, यानी कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति बना है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करता है, समन्वय और पर्यवेक्षक प्राधिकारी का कार्य करता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये PYQ सीरीज आपको
मज़ा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं और बेहतर से बेहतर एक कंटेंट आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हेलो हाय।